बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पेपर है जनाब 9706 वेरिएंट 2 पेपर 1 मई जून 2023। सो लेट्स स्टार्ट। उसने कहा कि जी विच रो करेक्टली डिस्क्राइब एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज ऑफ अ पार्टनरशिप। भाई देखें ज़रा, एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये लिमिटेड लायबिलिटी है यहाँ पे? नहीं, वो तो कंपनी के केस में होगी ना। सो ये वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। एक्सेस टू मोर एक्सपर्टीज़, बिल्कुल, आपके अलावा दूसरे पार्टनर्स भी तो आ रहे हैं, वो एक्सपर्टीज़ भी साथ में ला रहे हैं, ये एडवांटेज हो गया। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिल्कुल ये डिसएडवांटेज है। सो हमारे पास ऑप्शन पी आ जाएगी। चलते चले जाएं। उसने कहा कि एन एसेट इज़ परचेज्ड ऑन क्रेडिट बाई ए बिजनेस। सही है, आपने एसेट परचेज़ किया है तो एक तरफ एसेट इंक्रीज़ होगा, दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी। कैपिटल में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास फिर कौन सी ऑप्शन आई? डी। चलते चले जाएं जनाब, तो हमारे पास आ जाता है विच आइटम रिलेटिंग टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस हैं जिनके अगेंस्ट बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिले। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस। डिलीवरी कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, वो भी तो परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेगा ना। हमने लास्ट पेपर में भी ये बात समझी थी भाई, किसी भी एसेट को परचेज करने, उसको उसके ऊपर कैरेज, उसकी लीगल फीसेज एंड सो ऑन, उसकी इंस्टॉलेशन, इवन फर्स्ट ट्रायल बैच निकलने तक की कॉस्ट उसकी कैपिटल कॉस्ट का पार्ट बनती है। अच्छा, तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट टू ऑपरेट द इक्विपमेंट, नहीं। आपने ट्रेन जब कर लिया स्टाफ को तो आप उनको रिटेन नहीं कर सकते। they can leave them they can leave us whenever they want. So ऑप्शन 1 और 2 ही रहेगी हमारे पास। आंसर होगा ए। चलते चले जाएं तो हमारे पास मज़ीद आ जाता है जी, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, कहता है ये जो एरर हो गया उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर जो है कंपनी का वो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हुई, परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंस्टॉलेशन कॉस्ट हैड बीन इनकरेक्टली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है अभी कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, गलती से आपने उसे रेवेन्यू बना दिया है। अच्छा, it is the policy of the business to depreciate machinery at 20% per annum using the straight line method. देखो, अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटल में ऐड होती तो 2000 मज़ीद डेप्रिसिएशन में चार्ज होना था। जो 2000 चार्ज होना था डेप्रिसिएशन का, वो चार्ज नहीं हो सका। ऑन दी अदर एंड ये 10,000 गलती से एक्सपेंस भी तो बना दिया गया है। सो एक्सपेंस 10,000 से एक्सीड हो गया गलती से, और जो 2,000 की डिप्रिसिएशन चार्ज होनी थी वो नहीं हुई। तो नेट इफेक्ट क्या रह जाएगा? 8,000 एक्सपेंस एक्स्ट्रा चार्ज हो गया है। तो प्रॉफिट कितने से आपका डिस्टर्ब हुआ है फिर? ऑफ कोर्स 8,000 अंडरस्टेटेड, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज हो चुका हुआ है ना, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया उसकी वजह से। उसके बाद चलते चले जाएं। उसने कहा व्हाट वाज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। जनाब, आपके पास एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो एसेट्स हैं वो 90,000 की सॉरी। उसके बाद आपके पास उसने कहा है कि जी 1 सितंबर को सेम ईयर में ट्रांजैक्शंस कुछ हो रही हैं। क्या ट्रांजैक्शन है? आपने लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन एसेट परचेज़ किया था कितने का? 21,000 का, और अब आपने उसे सेल कर दिया। और एक नया मोटर व्हीकल परचेज़ किया 24,000 पे। अब ज़रा मेरी बात समझना। फिर उसने कहा डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड एट 20% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। आसान मेथड है। डेप्रिसिएशन इज़ चार्ज ऑन ए मंथ बाय मंथ बेसिस फॉर ईच मंथ द मोटर व्हीकल इज़ ऑन। भैया आपने चीज़ को जितनी देर यूटिलाइज़ किया है उतनी देर की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो ज़रा बात समझना। ये जनाब, बल्कि यहाँ सॉल्व करके दिखाने के बजाय
आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करोगे और इसको ख़ुद सॉल्व करोगे, बस मेथड समझ लो। इस 90 में से 21 निकल जाएगा तो आपके पास ओल्ड एसेट्स रह जाएंगी, उनकी पूरी साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो 20% के अकॉर्डिंगली, हो गई। अच्छा, उसके बाद ये 21,000 का एसेट जो है ये कितने मंथ्स यूज़ किया आपने, टिल 1 सितंबर, तो ये 8 मंथ्स हो गए। तो 21,000 इंटू 20% इंटू 8/12, ये भी हो गया। उसके बाद आपने नया मोटर व्हीकल परचेज़ किया 24,000 को, उसको मल्टीप्लाई बाई 20% करेंगे, पूरे साल की डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाई 4/12 करेंगे। अब जो तीनों वैल्यूज़ आ गई, इन तीनों को टोटल करो, यू विल गेट दी आंसर, और आंसर होगा 18,200। बहुत आसान है। उसके बाद चलते चले जाएं, विच एरर वुड नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कहता है कि टोटल को जो डिसएग्री नहीं करे, वुड नॉट, ठीक है। अब उसने कहा क्रेडिट नोट 56 रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर वाज इंटर्ड इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जब बुक ऑफ प्राइम एंट्री में गलती कर दी तो ऑफकोर्स डबल एंट्री में भी तो वही गलती जाएगी, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा ना, यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। आप आगे कोई भी एरर पढ़ के देख लो तो फिर डिफरेंस क्रिएट करवा रहा होगा। उसके बाद आ जाएं, व्हाट वाज द ओपनिंग एंट्री इन दिस सस्पेंस अकाउंट। अक्सर ऐसी चीज़ पूछ लेता है, तो हम देखते हैं कि जी इफ़ेक्ट होने क्या चाहिए। उसने कहा कि जी trial balance did not agree and the bookkeeper found the following errors. A bank overdraft 100 had been showed as a debit balance. भाई बैंक ओवरड्राफ्ट ने क्रेडिट होना था ना, आपने डेबिट कर दिया है, तो जब आप इसको वापस क्रेडिट करोगे तो सस्पेंस डेबिट होगा 200 से। क्यों? आपने एक दफ़ा बैंक अकाउंट को ओरिजिनल इफेक्ट दिखाने के लिए लिखा क्रेडिट और एक दफ़ा रेक्टिफाई करने के लिए, तो सस्पेंस तो 200 से डेबिट हो गया। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, एक कैश परचेज 160 हैड बीन इंटर्ड इन द परचेजेस अकाउंट एज 150 और करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक। इसका मतलब आपने परचेज जो डेबिट साइड थी उसको $10 से कम रिकॉर्ड किया, तो परचेज को $10 से एक्सीड करोगे और आपका 10 का डिफरेंस सस्पेंस को क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, थर्ड ट्रांजैक्शन, ए टेलीफोन इनवाइस 400 हैड बीन डेबिटेड। ये तो एरर ऑफ कमीशन हो गया ना, कि आपने एक एक्सपेंस को डेबिट करना था, दूसरे को डेबिट कर दिया, सस्पेंस को तो ये इफेक्ट ही नहीं कर रहा। तो पहले वाले एरर को करेक्ट करने में सस्पेंस डेबिट हुआ 200 से, दूसरे वाले को रेक्टिफाई करने से सस्पेंस क्रेडिट हुआ 10 से। जब दोनों पोस्टिंग कर दी तो ऊपर बैलेंसिंग वैल्यू कितनी रह जाएगी, 190। कितनी रह जाएगी, 190, जो क्रेडिट साइड को रिफ्लेक्ट करेगी। जनाब, व्हाट इज़ द करेक्ट कैश बुक बैलेंस, ज़रा ध्यान से समझना, बहुत आसान है। उसने कहा कि बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस हुआ ना, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का है, तो कैश बुक का तो ये डेबिट होगा। फिर कंपैरिजन विद द कैश बुक रिवील्स ए बैंक चार्जेस 124 हैव नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक। तो ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में तो इंटर हो चुके हुए हैं ना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ 16,223 हैव नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका मतलब कैश बुक में ऐड हो गया था लेकिन बैंक में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो 8360 में 16,223 को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो ही चेक कस्टमर से जो हमें मिला था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, तो क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा बैंक स्टेटमेंट का। फिर चेक सेंड टू ए सप्लायर फॉर $18,725 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो भाई जब प्रेजेंट होगा बैंक में तो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी ना, बैंक स्टेटमेंट को डेबिट कर देगा। सो 18,725 को माइनस कर दो, तो आपके पास जो बैलेंसिंग वैल्यू बचेगी, प्लीज़ डू अ कैलकुलेशन। क्या आंसर आ रहा है? सो इट विल बी 5734 क्रेडिट। ये था किसका? बैंक स्टेटमेंट का। तो कैश बुक का क्या होना चाहिए? नहीं, फिर से देखो, ये होगा, आप अपनी कैलकुलेशन को करो, हाँ सॉरी, 8360 प्लस
आपने 16,223 और -18,725 को किया तो आपके पास आंसर आएगा 5858 डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि कैश बुक में तो इसने डेबिट ही रिफ्लेक्ट होना है ना। अच्छा जनाब, विच स्टेटमेंट्स आर बेनिफिट ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। अच्छा जनाब, कंट्रोल अकाउंट के बेनिफिट्स कौन से हो सकते हैं? दे चेक न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स, यस। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई मिसिंग एंट्रीज इन द बुक ऑफ, नहीं बुक ऑफ प्राइम एंट्री में गलती होगी तो कंट्रोल अकाउंट में भी तो नहीं आ रही ना फिर, तो ये वाली ऑप्शन तो नहीं है। दे प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, नहीं वो तो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट रखता है। 4, they provide information for financial statements quickly, yes। so ऑप्शन बी हमारे पास आ जाएगी। फिर आ जाता है व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए क्रेडिट कस्टमर। यार ये तो बहुत आसान है ना, आपने टी अकाउंट बनाना है, इसको टी अकाउंट बना लो। टी अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा, सही है। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड की वजह से आपके रिसीवेबल कम हुए होंगे, ठीक है, तो ये भी क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट होगा। क्रेडिट सेल्स की वजह से रिसीवेबल इंक्रीज़ हुए होंगे तो ये डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वैल्यू। और जो बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी वो अमाउंट रिसीव्ड होगी कस्टमर्स के थ्रू, वन वे। द अदर वे, ओपनिंग बैलेंस में 31,000 में आप क्रेडिट सेल्स को ऐड कर दो और डिस्काउंट जो अलाउ किया वो भी माइनस कर दो और क्लोजिंग बैलेंस 35,000 वो भी माइनस कर दो, तब भी आपके पास वही वैल्यू आएगी विच इज़ 119100। चलते चले जाएं। विच स्टेटमेंट कंटेन्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अक्रूड इनकम। अच्छा, अगर अक्रूड इनकम है तो इसका मतलब इनकम में वो ऐड होगी और करंट एसेट के तौर पे शो होनी चाहिए बिकॉज इट्स अ रिसीवेबल अमाउंट फॉर अस। तो इन दैट केस हमारे पास ऑप्शन क्या होनी चाहिए, ज़रा देखो भाई, यही है, पहला ही आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर। भाई इफेक्ट क्या हो रहा है, ये बड़ा आसान है अगर समझ लेना इस क्वेश्चन को। उसने कहा कि जी हमारा ऑन 1 जनवरी 2022 को बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है ना वो था 1000 रेंट रिसीवेबल अकाउंट में, और ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 मंथ को। ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 मंथ को। यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई। उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 द बिजनेस रिसीव्ड फर्दर अमाउंट टोटलिंग 13,000 टू कवर फ्रॉम 1 फरवरी to 31st January 2023. Okay janaab. A rent increase of 10% was introduced on 1st April। इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च ये 3 मंथ जो है ना, ये तो रेंट 1000 रहेगा। कैसे पता चला, यहाँ से ऊपर से, क्योंकि ये 1 मंथ का था। अच्छा, फिर उसने कहा 10% इंक्रीज़ हो गया, तो 1000 का 10% इंक्रीज़ करेंगे तो 1100 होगा। 1100 मल्टीप्लाई बाय 9, द आंसर विल बी 9900, राइट। अच्छा, 9900 तो हो गया हमारे पास लास्ट 9 मंथ्स का, फ्रॉम अप्रैल टू 31 दिसंबर 2022। क्योंकि उसने पूछा भाई बताओ इनकम स्टेटमेंट में इफेक्ट क्या पड़ा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट को 13,000 चार्ज किया है, जबकि जाना कितना चाहिए था, तो 9 मंथ्स का हो गया 9900 और फर्स्ट 3 मंथ्स का हो गया 3000, तो आंसर आ जाएगा 12,900। जबकि इनकम स्टेटमेंट को 13,000 चार्ज किया गया है, तो वो 100 आपने एक्स्ट्रा कंसीडर कर लिया है इनकम में, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया 100 से। उम्मीद है ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलते चले जाएं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ऑन कैपिटल। ये बड़ा आसान है, थोड़ा लॉजिकल है, बात को समझ लेना प्लीज़। उसने कहा सोल ट्रेडर्स पर्सनल एक्सपेंसेस हैड बीन पेड आउट ऑफ द बैंक अकाउंट and included in the statement of profit or loss। अच्छा, अब ओरिजिनल इफेक्ट देखो तो क्या होना चाहिए था, होना ये चाहिए था कि आज पहले देखते हैं आपका जेन क्या कहता है ना, आंसर इसका होना क्या चाहिए। एग्जामिनर ने तो कहा इसका आंसर होना चाहिए सी,
कि प्रॉफिट अंडरस्टेट कर जाएगा, बिल्कुल ठीक है, आपने पर्सनल एक्सपेंस यहाँ पे चार्ज कर दिया है, लेकिन उसने कहा कैपिटल पे नो इफेक्ट होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, उसको ज़रा समझ लेते हैं। अगर सही एंट्री करते तो क्या होना था भाई, वो पेमेंट जो हुई थी तो बैंक ने तो क्रेडिट होना ही था, ड्राइंग्स ने डेबिट हो जाना था, जो अल्टीमेटली कैपिटल को माइनस करता। बट हमने क्या किया, हमने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया, जिसकी वजह से लॉस इंक्रीज़ हुआ, ऑफ कोर्स प्रॉफिट कम हो गया, ये एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, तो उसने से भी कैपिटल के अंदर कम रिफ्लेक्शन आएगी। सो कैपिटल पे नो इफेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी रहेगी। व्हाट वर द परचेजेस फॉर द ईयर? उसने क्या, बिजनेस एज ए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। बहुत आसान है, ख़ुद से करना है आप लोगों ने, मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, कैलकुलेट करना ज़रा जल्दी से। उसने क्या है कि जी सेल्स रेवेन्यू है 200,000, तो इसका मतलब 25% अगर मार्जिन है तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, 75%। तो 200,000 का 75% लें तो क्या आएगा हमारे पास, 150,000, राइट। तो कॉस्ट ऑफ सेल 150,000। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ सेल को आपने कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन को रीअरेंज करो, यू आर गोइंग टू गेट द परचेजेस फॉर द ईयर which will be 145,000. Moving on, which statement are correct? A partnership maintains separate capital accounts and current accounts. Which statements are correct? Capital accounts represent retained earnings of the business. नहीं. Capital accounts show the total amount owed to each partner. नहीं. Current account भी तो reflect होने. Capital accounts and current accounts equal the net assets. हाँ, नेट एसेट्स तो कह सकते हैं ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, नेट एसेट्स तो इज इक्वल टू कैपिटल ही होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद उसने कहा कि जी व्हाट वाज जीज टोटल शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है, टोटल शेयर नहीं पूछा फॉर द ईयर के कितना मिलेगा, जस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक्स वाई एंड जी are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2 versus 1. X is allowed X is allowed an annual salary of $10,000. Y has made a loan to the partnership on which the partnership pays interest of $50,000 each year. अच्छा जनाब, सो ये वाली चीज़ तो प्रॉफिट कैलकुलेट होने से पहले डिडक्ट हो चुकी हुई है। ओके डन। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन वो क्या है, 150,000। अब 150,000 में से 10,000 एनुअल सैलरी माइनस कर देते हैं, इस 150 में से ये 10,000 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 140, राइट। अब ये 140 डिस्ट्रीब्यूट होना है तीनों में, सो 140 डिवाइडेड बाई 5 कैसे आया, इन तीनों को टोटल करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि जी का शेयर कितना है 1, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा दैट विल बी 28,000। Which ledger account will be debited on the issue of the bonus share? भाई सिंपल सी बात है, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बरल पढ़ लेते हैं। उसने क्या, कंपनी हैड सफिशिएंट बैलेंस इन ईच ऑफ द शेयर प्रीमियम जनरल रिजर्व एंड रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट टू इशू द बोनस शेयर्स। सब में ही पड़ा हुआ बैलेंस, कोई मसला नहीं है। सो ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स वर इशूड, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू कीप द रिजर्व इन देयर मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। तो भाई सबसे पहले किसको जा रहा होगा, ऑफ कोर्स शेयर प्रीमियम को डेबिट होगा ना, और वहाँ पे इनफ बैलेंस है तो बस उसी को ही जाएगा। उसके बाद उसने बोला व्हाट वाज द टोटल इक्विटी एट 31 दिसंबर। ठीक है, ज़रा टोटल इक्विटी देख लेते हैं। स्टार्ट में हमारे पास टोटल इक्विटी इतनी थी 400 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 70, तो हम कह सकते हैं टोटल 510 हो जाएगा। ये ऐसा ही है, ज़रा चेक करो, बिल्कुल ठीक है। फिर ड्यूरिंग द ईयर बोनस इशू हुआ है, ज़रा देख लेते हैं बोनस इशू कैसे कैलकुलेट हुआ होगा। अब उसने क्या कि जी 400,000 आपने बोनस इशू क्या किया है, एक ऑर्डनरी शेयर दिया है हर 8 ऑर्डनरी शेयर्स के बदले में, for each 8 ordinary shares, right? It is the company's policy to keep the reserves in the most flexible form. ठीक है,
ओवरऑल इक्विटी की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, शेयर प्रीमियम और बाकी आइटम्स डेबिट हो जाएंगे। सो हमने कहा 400,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 किया, तो आपके पास आंसर आ रहा होगा प्रॉबेबली 50,000। अच्छा, उसके बाद आ जाए एन इशू ऑफ डिबेंचर्स, भाई ये तो वैसे ही नॉन करंट लाइबिलिटी है। फिर आ जाए जी राइट इशू ऑफ फर्स्ट ऑर्डनरी शेयर्स फॉर एवरी 15 शेयर्स हेल्ड एट ए प्राइस ऑफ 1.56। अब 1 तो पार वैल्यू और 0.6 प्रीमियम का पार्ट बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो 400 स्टार्ट में थे और जनवरी 1 को जो है हमने मज़ीद 50 किए, तो टोटल कितने 450 शेयर्स हैं। तो 450 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 1 करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल आएंगे हमारे पास कि हम मज़ीद कितने इशू कर रहे हैं। अब वो जो आंसर आ गया है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू कर रहे हैं एट 1.6, राइट। अब उन नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो वो शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएंगे, और उन्हीं नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय 0.6 करो तो वो आपका शेयर प्रीमियम का पार्ट बन जाएंगे। ठीक होगी ये बात। अच्छा, आखिरी ट्रांजैक्शन को समझ लो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर वॉज $120,000। तो भाई ये तो सीधा सीधा रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा ना। जब रिटेन अर्निंग में ऐड होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो जितनी कैलकुलेशंस हैं उनको टोटल कर लो, प्लस माइनस जो भी होना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 678,000। Moving on, which three key users of financial statement will be the most interested in the statement of profit or loss? भाई interested तो most probably सारे ही होंगे जितने उसने mention किए होंगे, बट उसने कहा कि जी ज़्यादा किन का इंटरेस्ट होगा। एम्प्लॉयज़, इन्वायरमेंटल बॉडीज़, गवर्नमेंट, पब्लिक इन्वायरमेंट बॉडीज़, पब्लिक सप्लायर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर। यस, डी ऑप्शन इज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। फिर उसने कहा विच रेशियोज वुड हेल्प राज डिसाइड वेदर और नॉट टू सप्लाई गुड्स। राज, एक supplier of goods, has calculated the following ratios from the financial statement of a possible new customer। भैया आपके पास एक नया कस्टमर आ रहा है, आपने उसकी ना ये 4 रेशियोज कैलकुलेट किए, ठीक है। करंट रेशो, नॉन करंट एसेट टर्नओवर, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। अब वो कह रहा है कि जी अब आपने डिसाइड करें कि जी उनको आपने किन रेशियोज की बेसिस पे डिसाइड करना है कि गुड्स सेल करनी है नहीं। हमारे लिए करंट रेशियो इंपॉर्टेंट होगी कि क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है हमारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके। दूसरी चीज़ ट्रेड पेएबल टर्नओवर हमारे लिए रेलिवेंट है। तो हम कहेंगे कि जनाब ऑप्शन बी हमारे लिए ज़रा सूटेबल है, हम इसकी बेसिस पे देखेंगे। जनाब फिर उसने बोला व्हाट इज़ द ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर। बड़ा आसान है, कैसे, ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। ट्रेड पेबल्स उसने खुद से बता दिए। अच्छा, परचेजेस कैसे कैलकुलेट करनी है, उसने कहा कि जी 80% ऑफ परचेजेस आर ऑन क्रेडिट टर्म्स। तो ठीक है, 600,000 का 80% कैलकुलेट कर लो, आपके पास क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। तो 46 डिवाइडेड बाई दैट आंसर, ठीक है, 46,000 है, इसी तरह 600,000 है। तो 46 डिवाइडेड बाई जो भी इसका 80% 600 का 80% आ रहा है उसको डिवाइड करो और इनटू 365 कर दो। अगर आंसर आपको पॉइंट्स में आ रहा है तो आपने उसको राउंड अप करना है, ठीक है, आपने उसको राउंड अप करना है। तो आपका आंसर है यहाँ पे 35, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर 34 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो आपने उसे 35 डेज कंसीडर कर लेने। व्हाट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो तरह से, ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ वन वे, द अदर वे इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तो उसने खुद से बता दिए, बेहतरीन। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, सो टोटल एसेट्स हो गए, और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, दैट्स परफेक्ट। सो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ ओनली, तो 59 प्लस 50 माइनस 40 यू आर गोइंग टू गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो जो आंसर आएगा वो 11 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, विच विल बी 15.9%। फिर उसने कहा what will be the total administrative cost for when 12,000 hours are worked। ये हाई लो मेथड के थ्रू हमने करना है। उसने कहा कंपनी incurs a semi variable cost per employee hours worked if hours worked exceed 10,000 and extra fixed administrative cost of $6,000 is incurred। अच्छा, पहले इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है एग्जिस्टिंग में कि 8,000 के ऊपर टोटल कॉस्ट है 20,000 और 10,000 आवर्स के ऊपर कॉस्ट है 24,000। भाई इनके अंदर कुछ फिक्स का पोर्शन शामिल है, पहले वो तो कैलकुलेट कर लें। वो कैसे करेंगे? हम करेंगे 24 नॉमिनेटर में रखेंगे 24,000 जो कॉस्ट थी एट हायर एक्टिविटी लेवल माइनस 20,000 कॉस्ट एट लोअर एक्टिविटी लेवल। इसको डिवाइड करेंगे हम हायर एक्टिविटी लेवल विच इज़ 10,000 माइनस लोअर एक्टिविटी लेवल विच इज़ 8,000। सो नॉमिनेटर में 24 माइनस 20 कितना आया आंसर? 4,000। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 10,000 माइनस 8 2,000। सो 4,000 डिवाइडेड बाई 2,000, तो आपके पास आंसर आ रहा है जनाब $2 विच इज़ रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, आप फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसको किसी एक एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से 2 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 16। 20,000 टोटल कॉस्ट थी, उसमें से 16 माइनस किया तो 4,000 फिक्स कॉस्ट आ गई। एक बात तो हमें समझ में आ चुकी। सो अब उसने कहा अगर 12,000 आवर्स पे जाता है फिर क्या होगा? तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो वेरिएबल कॉस्ट निकल आई 24,000 प्लस 4,000 हमने जो ऊपर से कैलकुलेट किया था फिक्स जो आना ही था 10,000 तक, वो तो कितना हो जाएगा? 28,000 प्लस 600 एडिशनल जो पे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 28,600। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। Which costs are charged to individual jobs in a job costing system? भाई डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल और प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह ही आएंगे अगर आप इसमें कंपेयर करोगे। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। उसके बाद आ जाएं, उसने कहा कि जी हाउ मच ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ओवर अब्जॉर्ब्ड और अंडर अब्जॉर्ब्ड। अच्छा चलो देख लेते हैं। उसने कहा कि जी बजटेड ये था, बजटेड ये था एक्सपेंस और ये बजटेड लेबर आवर्स थे। आप 620,000 को 12,400 से डिवाइड करोगे तो मेरा ख्याल $50 पर आवर एक्सपेंस आएगा। ठीक है। अब वो जो बजटेड ओवरहेड रेट था उसको एक्चुअल लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। अब जब मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया उसको 640 के साथ कंपेयर करो तो डिसाइड करो कि भाई ओवर अब्जॉर्ब हुआ है या अंडर अब्जॉर्ब हुआ है। तो ये ओवर अब्जॉर्ब निकलेगा 15,000। कैलकुलेट कर लिया ना? चलें आगे। नहीं किया तो प्लीज़ दोबारा ट्राई कर लो यहीं पे वीडियो को पॉज करके। वाई माइट ए बिजनेस यूज़ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? चला calculate inventory valuation for financial statement, yes. To calculate selling price by adding profit to the total cost, yes. To include all production cost for the units produced, बिल्कुल। तो सारी options हो जाएंगी हमारे पास। Moving on, उसने कहा which factor helps him accurately analyze his break-even point? G makes and sells bread. He has calculated how many loaves he needs to sell each day in order to break even. Break even के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट। ठीक है। सो हम देखेंगे ऑल ऑफ हिज प्रोडक्शन इज सोल्ड ऑन दी डे इट इज़ मेड। ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। ही सेल सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मुश्किल हो जाएगा ना, हर एक अलग अलग करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर उसने कहा है कि सीजनल इफेक्ट्स कॉज दी कॉस्ट ऑफ फ्लोर टू वेरी, ये भी मुश्किल हो जाएगा। फिर आपका कंट्रीब्यूशन वेरी करते रहेगा। सेलिंग प्राइसेस आर रिड्यूस्ड एट दी, फिर अगेन सेलिंग प्राइस चेंज होगी तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो फिर ब्रेक इवन चेंज होता रहेगा। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए ही बच रही है। मूविंग ऑन, व्हाट
will happen to the break-even point and margin of safety if fixed cost increases to 32,000? जनाब, अच्छा पहले हम देखते हैं कि जी पुरानी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, वो तो थी 25,000, उस पर ब्रेक इवन कितना था वो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? सेलिंग प्राइस 20 माइनस 12 वेरिएबल, तो एक कंट्रीब्यूशन आ गया 8, तो फिक्स कॉस्ट कितनी 25 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज़ 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आ गया पुराना ब्रेक इवन आ गया। अच्छा जी, अब नया ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करेंगे? नई फिक्स कॉस्ट कितनी है 32,000, बाकी चीज़ें तो वैसे ही हैं, 32,000 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो नया ब्रेक इवन आ जाएगा। सो पुरानी ब्रेक इवन और नई ब्रेक इवन को कंपेयर करेंगे, यू विल गेट द डिफरेंस। अगर तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? और अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? भैया अगर ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज़ करेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीज़ कर जाएगा ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि भाई प्रॉफिट वाला चंक कितना है आपके पास, वो कम हो जाएगा और कम हो जाएगा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज़ कर रहा है तो, सॉरी ब्रेक इवन इंक्रीज़ कर रहा है तो। अच्छा जनाब, फिर उसने कहा A company manufactures three products X, Y, and Z. The table provides per unit information concerning the three products. अच्छा, उसने कहा कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इसका मतलब ये है कि शॉर्टेज है हमारे पास किसी चीज़ की, तभी हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पे बात करते हैं ना। ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल इफ़ द मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, ओके, विच मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न विल मैक्सिमाइज इट। बहुत आसान है कैलकुलेट करना। आपने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट कर लेना तीनों प्रोडक्ट का, तो सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल माइनस डायरेक्ट लेबर माइनस वेरिएबल ओवरहेड, तीनों चीज़ों को माइनस कर लिया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया एक्स वाई जी, तीनों को निकाल लिया। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। अब आपने जब इन चीज़ों को लिखना है तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.625, 0.711, 0.68। सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है? 0.71। उससे कम बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है? 0.68 पे। उससे कम बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है? 0.625 पे। तो हमारे पास क्या फिर रेशो आएगी? वाई जी एंड एक्स, वाई जी एंड एक्स। तो आपके पास आंसर फिर कौन सा होना चाहिए? बी आ जाएगा। लास्टली, वाई शुड अ बिजनेस यूज़ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ताकि वो अपनी सेल्स का जो वॉल्यूम है उसका और प्रॉफिट का एनालिसिस कर सके। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्शन ही डी बचती है। फॉर फर्दर क्वेरीज प्लीज़ डू लेट मी नो इन द